बेटा चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़ का ये पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम डेरिवेटिव्स के एमसीक्यूज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और एमसीक्यू नंबर 10th से हम स्टार्ट करेंगे। बेटा एमसीक्यू नंबर 10th में ये कह रहा है डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स मालूम करें, जबकि ये कंडीशन गिवन है कि ए लेस देन 0 है, मतलब ए नेगेटिव है। बेटा वैसे ही बात याद रखिएगा, अगर कभी ए की पावर एक्स का डी बाई डी एक्स निकालना हो तो उसका आंसर होता है पहले ए की पावर एक्स, फिर बराबर में लॉग ऑफ ए, यानी इस बेस के साथ लॉग लगेगा, और फिर बराबर में उसकी पावर का डेरिवेटिव। तो बेटा पावर में तो एक्स दिया हुआ है तो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर 5 की पावर एक्स होता ना तो डेरिवेटिव हो जाता 5 की पावर एक्स फिर ln 5। 2 की पावर एक्स होता तो बन जाता 2 की पावर एक्स फिर ln 2। अगर a की पावर एक्स स्क्वायर होता ना बेटा तो इसका डेरिवेटिव बनता पहले a की पावर एक्स स्क्वायर, फिर साथ में ln a, और फिर बराबर में एक्स स्क्वायर, यानी उसकी पावर का डेरिवेटिव 2x भी आता। अच्छा, अब यहाँ ये बात याद रखिएगा, अगर कभी भी आपसे वो ये बोल देना कि a जो बेस है वही नेगेटिव है, तो अब a की पावर x को अगर आप डिफरेंशिएट करवा के a की पावर x ln उसके आगे a लिख भी देते, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि a नेगेटिव कंसीडर करें। तो बेटा याद रखना लॉग के साथ कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। तो चूंकि लॉग के साथ कभी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, तो आप इस वैल्यू को ही, असल में डज नॉट एग्जिस्ट होती है ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू ही अनडिफाइंड होती है लॉग के साथ। लॉग आप किसी नेगेटिव नंबर का कभी मालूम कर ही नहीं सकते। तो करना ये है कि अगर वो लिख दे कि ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव बताइए, लेकिन ए नेगेटिव हो, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यही एमसीक्यू लिखा हुआ है और ए के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लिखी हुई ना हो, या ये लिखा हुआ हो कि ए पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो फिर ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स ln a लिख देना। ठीक है, तो अगर ए की पावर एक्स में ए नेगेटिव हो, ए लेस देन 0 हो, तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है। बेटा पार्ट नंबर 11th है, एमसीक्यू नंबर 11th है। इसमें कह रहे हैं y बराबर tan इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। अब देखो बेटा, इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद रख लें कि स्क्वायर रूट के अंदर जब भी कभी 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x होता है ना, वो हमेशा tan x के बराबर ही होता है। तो आप अगर एमसीक्यू में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ये याद रखना होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x सिंप्लीफाई होकर सिर्फ tan x बन जाता है। अब tan इनवर्स और tan अप्लाई हुआ, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, सिर्फ x बच गया। अब इक्वेशन बच गई y इज इक्वल टू एक्स। अब इसका जब डेरिवेटिव लिया तो dy बाई डी एक्स बराबर डी एफ बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो गया। और बेटा आपको पता ही है कि x का डेरिवेटिव हमेशा विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। तो dy बाई डी एक्स का जो फाइनल आंसर आया वो 1 के बराबर। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं बेटा, एमसीक्यू नंबर 12 है। ये इसमें कह रहा है डी बाई डी एक्स निकालो साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स प्लस कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स। बेटा पहले वाले पर अलग लेंगे डेरिवेटिव, दूसरे वाली टर्म का अलग लेंगे डेरिवेटिव। अब ये कुछ नहीं है, सिंपल खाली फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखना है कि साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये तो सिंपल फॉर्मूलाज हैं बेटे जो आपको याद रखना है। बेटा एमसीक्यू नंबर 13 है, इसमें कह रहा है द डेरिवेटिव ऑफ tan हाइपरबोलिक ax। तो पहले ज़रा फॉर्मूला देख लीजिए। tan हाइपरबोलिक बॉक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है sec हाइपरबोलिक स्क्वायर बॉक्स, और फिर बराबर में डी बाई डी एक्स ऑफ बॉक्स। अच्छा, बॉक्स किसे कहना है, तो tan हाइपरबोलिक के बराबर में जो कुछ भी हो वो उसका एंगल यानी उसका बॉक्स होगा। तो tan हाइपरबोलिक बॉक्स का डेरिवेटिव होता है sec हाइपरबोलिक स्क्वायर बॉक्स, फिर बराबर में डी बाई डी एक्स ऑफ बॉक्स। अब आते हैं सवाल की तरफ। सवाल में कह रहे हैं tan हाइपरबोलिक ax। तो बेटा यहाँ बॉक्स के अंदर वैल्यू आ जाएगी ax, तो tan हाइपरबोलिक बॉक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा पहले sec हाइपरबोलिक स्क्वायर बॉक्स यानी एंगल, और फिर बराबर में डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल यानी ax का डेरिवेटिव। बेटा ये पहला फंक्शन वैसे ही लिख दिया, ax को डिफरेंशिएट करवाएंगे तो a कांस्टेंट है, अलग हो जाएगा, और अंदर डी बाई डी एक्स खाली x बचेगा, कैंसिल हो जाएगा। ये a बच गया, इस a को बेटा लास्ट में लिखने के बजाय स्टार्टिंग में लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा a sec हाइपरबोलिक स्क्वायर ax। क्लियर हो गई बात। बेटा पार्ट नंबर 14 है, इसमें कह रहे हैं डेरिवेटिव मालूम करें कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स 2x का। तो इसी तरह बेटा मैंने फॉर्मूला मेंशन कर दिया है, कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स बॉक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 अपॉन 1 माइनस उस बॉक्स का स्क्वायर, फिर बराबर में डी बाई डी एक्स ऑफ बॉक्स। और बॉक्स कहाँ बनाना है बेटा, तो कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स के बराबर में जो कुछ भी लिखा हो वो पूरी वैल्यू बॉक्स में कंसीडर की जाएगी। अब हम जब डेरिवेटिव पर आए
तो हमने देखा कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स बॉक्स में, तो बेटा बॉक्स में वैल्यू 2x आ जाएगी। तो जब बॉक्स में वैल्यू 2x आएगी तो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करवाया, पहले लिख दिया 1/1 माइनस बॉक्स का, यानी जो कुछ भी बॉक्स में है एंगल में है उसका स्क्वायर, और फिर बराबर में उसी d/dx ऑफ दैट बॉक्स यानी 2x। अब 2x का डेरिवेटिव बेटा सिर्फ 2 बन जाएगा, उस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवा के ऊपर लिख दिया 2, तो आंसर हो गया 2/1 माइनस 4x²। ठीक है। MCQ नंबर 15, इसमें कह रहा है f ऑफ x बराबर है ln 2x। अब ये कह रहा है इफ़ g इज़ द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन फाइंड g'(x)। बेटा ये वैसे सवाल थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इसको ज़रा समझिएगा। एक तो फर्स्ट ईयर के इसमें जिस तरह से हम इन्वर्स निकालते थे फंक्शन का उसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि समझ में आ जाए बात। देखो बेटा क्वेश्चन में कह रहा है f ऑफ x तो बराबर log 2x के है, लेकिन जो g है ना वो इस f ऑफ x का इन्वर्स है। इसका मतलब पहले इस g को फाइंड करना पड़ेगा जो कि इस फंक्शन का इन्वर्स है, और कह रहा है जब g फाइंड हो जाए यानी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड हो जाए तो उसके बाद उस फंक्शन का जो g निकलेगा उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करवाएं। अब क्या करते थे यहाँ पे, तो हमने पहले लिखा f ऑफ x बराबर ln 2x। बेटा जब भी किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालना होता है ना तो f ऑफ x को आप y का नाम दे दिया करें, तो हमने लिख दिया y बराबर ln 2x। अच्छा ये हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं बेटा, अगर एक तरफ से हम लॉग हटाते हैं, नेचुरल लॉग हटाते हैं, तो दूसरी साइड पे जो भी फंक्शन होता है वो e की पावर में रेज हो जाता है। तो हमने इस तरफ से लॉग हटाया तो उल्टे हाथ पे जो भी y था वो e की पावर में रेज हो गया। अब अगले स्टेप में हमें इसमें से ना इन्वर्स निकालना है, मींस x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ क्रॉस डिवाइड हो गया, तो आंसर को पलट के लिख दिया x बराबर हो गया e की पावर y/2। अब ये जो x है ना ये असल बन जाएगा नया फंक्शन g ऑफ x, यानी ये जो इक्वेशन आखिर में आई है ये असल में इन्वर्स का आंसर आ गया है। तो इन्वर्स को उसने खुद सवाल में कहा था कि इन्वर्स को नाम किसका दो, g का नाम दो, तो हमने जो भी इन्वर्स आया था उसको नाम g ऑफ x का दे दिया, और वेरिएबल जो y होता है बेटा उसको वापस x में कन्वर्ट करवा देता है। अब ये जो भी फंक्शन का इन्वर्स आया है ये कह रहा है इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करवाएं। तो बेटा इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कैसे करवाएंगे, 1/2 कांस्टेंट अलग हो जाएगा, और आपको पता है कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। आखिर में e की पावर x को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हो गया e की पावर x/2। ठीक है बेटा। अब आ जाइए पार्ट नंबर 16 पर। ये कह रहा है f ऑफ x बराबर है a cos 3x। तो कह रहा है f'π/2 मालूम करें। f'π/2 अगर 6 के बराबर है तो a मालूम करें। तो एक फंक्शन बेटा आपको दिया हुआ है a cos 3x के इक्वल्स, कह रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव एट π/2 बराबर 6 के है, तो आप इस कंडीशन को यूज़ करके इसमें से a की वैल्यू फाइंड आउट करें। सबसे पहले क्या काम किया बेटा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला। बेटा फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लिया, a कांस्टेंट तो अलग हो गया, cos एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन ऑफ एंगल, फिर बराबर में उसके एंगल का डेरिवेटिव, तो 3x का डेरिवेटिव 3 आ गया। बेटा इस माइनस साइन को पहले शिफ्ट कर दिया, 3 को a से मल्टीप्लाई करवा के 3a बना दिया, तो आंसर हो गया -3a sin 3x। अब जहाँ भी x आ रहा था देखो वहाँ पे x की जगह π/2 पुट करवाने को कह रहा है, तो हमने x की जगह π/2 यहाँ भी पुट करवा दिया, x की जगह π/2 यहाँ भी पुट करवा दिया। अब f'π/2 की जो अपनी वैल्यू है वो गिवन है 6 के बराबर, तो जहाँ भी f'π/2 आया उसको 6 से रिप्लेस करवा दिया। और राइट साइड पे ये -1 क्या है बेटा, तो देखो ये जो पाई है इसका मतलब 180 डिग्री है ना, तो 3 को 180 से मल्टीप्लाई करके जब 2 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर बनेगा 270 डिग्री। 270 का साइन लिया कैलकुलेटर से तो आंसर -1 आ गया, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 2 मतलब बन जाएगा 270, साइन 270 लिया आंसर -1 हो गया। बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, खाली 3 ये बच गया। अब 3 और 6, इस 6 को 3 से डिवाइड करवाएंगे तो 3 2 6, तो a की वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी। ठीक है बेटा। अभी जो हम बेटा एक MCQ रह गया था मिसिंग, पहले ज़रा उसको देख लें। तो ये MCQ नंबर 6 है जिसमें कह रहा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट x। अब कह रहा है dy/dx फाइंड करो। पहले फॉर्मूला देख लो बेटा, dy/dx ऑफ tan इनवर्स बॉक्स जो होता है वो बराबर होता है 1/1 प्लस बॉक्स का स्क्वायर, फिर बराबर में dy/dx ऑफ बॉक्स। और इनवर्स फंक्शन में बॉक्स किसे बोलते हैं बेटा, तो tan इनवर्स को छोड़ के जो कुछ भी बचता है उसे बॉक्स बोल देते हैं। तो यहाँ बॉक्स के अंदर वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट x। अब tan इनवर्स बॉक्स का डेरिवेटिव है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस बॉक्स स्क्वायर dy/dx ऑफ बॉक्स। जब हमने बेटा इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो उल्टे हाथ पर लगा दिया dy/dx, सीधे हाथ पर लगा दिया dy/dx, और लेफ्ट हैंड साइड तो खैर वैसे ही चलती रहेगी। राइट हैंड साइड में tan इनवर्स बॉक्स के अंदर देखो यहाँ वैल्यू आ जाएगी रूट x। तो फॉर्मूला क्या है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इस बॉक्स की वैल्यू का स्क्वायर, फिर बराबर में dy/dx ऑफ इस बॉक्स का।
बेटा अब ये जो रूट एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब एक्स की पावर हाफ है, तो एक्स की पावर हाफ को डिफरेंशिएट करवाने के लिए क्या मेथड होता है, पहले पावर हाफ शुरू में आ गई, फिर एक्स लिख दिया यानी बेस लिख दिया एज इट इज़, फिर पावर में से 1 माइनस कर दिया। तो जब हाफ में से 1 माइनस कराओगे बेटा नई पावर माइनस हाफ हो जाएगी। अच्छा यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, खाली एक्स बचेगा। अब आखिरी स्टेप में एक्स की पावर माइनस हाफ को जब डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो एक्स की पावर माइनस हाफ नीचे जाके बन जाएगा स्क्वायर रूट एक्स, यानी एक्स की पावर प्लस हाफ, एक्स की पावर प्लस हाफ का मतलब स्क्वायर रूट एक्स। अब अगले स्टेप में इस 2 रूट एक्स को इस 1 प्लस एक्स से जब मल्टीप्लाई किया तो 2 रूट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 रूट एक्स हो गया। बेटा 2 रूट एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर रूट एक्स हो गया। अब एमसीक्यू में बेटा डिपेंड करता है, यूजुअली चांसेस तो ये हैं कि वो आंसर खाली यहाँ तक छोड़ेगा। अगर आंसर यहाँ तक छोड़े तो इसको चेक कर लीजिएगा, अगर वो उसकी फॉर्म चेंज कर रहा हो तो आप फिर मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, और मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद अगर इससे भी आंसर मैच ना करे तो फिर फाइनली आप इनमें से 2 कॉमन निकाल लें तो आंसर गिवन ऑप्शन से मैच कर ही जाएगा। तो 2 कॉमन निकाला तो अंदर बच जाएगा रूट एक्स प्लस एक्स रूट एक्स, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो बेटा चैप्टर नंबर 3 का ये पार्ट नंबर 2 था एमसीक्यू का, इसके रिव्यू एक्सरसाइज के सारे एमसीक्यूज हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर फिर भी आपको किसी एमसीक्यू में कोई और भी परेशानी हो तो आप सबके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप काइंडली मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अब इंशाल्लाह मैं जो मज़ीद लेक्चर्स हैं वो अपलोड करना शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह इसके फ़ौरन बाद। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।